ये मत भूलो आदित्य, तुमने विनाशक बनने का सफर क्यों शुरू किया था? कुछ नहीं भूला हूं मैं गुरुदेव। बचाओ, ये डायन, ये राक्षसी है। बचाओ, दूर हो जा मुझसे। हे भगवान, बचा ले। उस राक्षसी का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसने अपने नुकीले दांत से आदित्य के गर्दन को काटने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने पूरा जोर उसे पीछे धकेल दिया। अगले ही पल समुद्र की तरफ से आती तेज हवा से राक्षसी के बाल उड़ने लगे और चेहरा नजर आया। ये नहीं हो सकता, रुक जाओ। इन राक्षसों को मिटाने और अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए मैं बनूंगा सबसे शक्तिशाली योद्धा, सबसे बड़ा विनाशक। आदित्य मछुआरों के परिवार से है। कल सुबह की तो बात थी जब आदित्य अकेला मछली बेचने के लिए जा रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे पीछे से टोका। आज का मौसम खराब है बेटा, गांव से आज कोई काम पर नहीं जा रहा। तुम्हें भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। मैं चाहता हूँ हम सभी इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएं। इन मछलियों को बेचकर जो पैसे आएंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। आदित्य घर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके छोटे भाई और बहन दौड़ते हुए उसके पास आ गए। भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी शहर देखना है। हाँ भैया, हमें भी ले चलो। अरे तुम लोग अभी छोटे हो, शहर में बहुत काम है, तुम वहाँ परेशान हो जाओगे। नहीं भैया, हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, पक्का। इतने में उनकी माँ आ गई। अरे बेटा, आदित्य को जरूरी काम से जाना है, तुम वहाँ रहकर उसकी मदद नहीं कर पाओगे। बड़े होने के बाद तुम लोग उसके साथ जाना। लेकिन हम अभी जाना चाहते हैं। अभी तुम यहाँ रहकर माँ की मदद करो, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें शहर की सारी बातें बताऊंगा। चलो अब ज्यादा जिद मत करो, आदित्य को जाने दो। आखिरकार उसके भाई और बहन मान गए और आदित्य अपने सफर पर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने मछलियां बेचना शुरू कर दिया। जल्द ही आदित्य की सारी मछलियां बिक गई और वो घर की ओर रवाना हो गया। घर जाते जाते रात हो गई। एक बूढ़े दादा जो उससे अक्सर मछली खरीदते थे, उन्होंने उसे आगे जाने से रोक दिया। आदित्य बेटा, रात बहुत हो गई है, अभी आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। रात को बाहर राक्षस निकलते हैं। तुम आज रात यहीं मेरे पास रुक जाओ। 14 साल का आदित्य राक्षस की बात से डर गया। नहीं दादा, मौसम तो सच में कितना खराब है, ना जाने माँ कितनी चिंता कर रही होगी। मैं चलता हूँ। आदित्य तेजी से अपने घर की तरफ भाग रहा था। काले बादलों और बारिश के बीच उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसे अपने घर पहुंचने की बेचैनी भी थी। तभी उसे रास्ते में अजीब सी गंध आने लगी। ये कैसी गंध है? मांस की? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ा। गांव में दाखिल होते ही उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर फैला हुआ था। ये क्या हो गया मेरे गांव में? ये सब लोग खून से लथपथ। चारों तरफ उसके गांव के लोग मृत पड़े थे। बारिश का पानी खून के साथ मिलकर बह रहा था और कई घरों में आग लगी हुई थी। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी चिंता अपने घर वालों के लिए बढ़ने लगी और वो घर की ओर भागा। माँ, पिताजी, क्या आप सब ठीक हो? भगवान, कुछ मत होने देना उन्हें। वो अपने घर की तरफ कीचड़ की परवाह किए बिना तेजी से दौड़ा। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। माँ, पिताजी! आदित्य अपने घर के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और बीतते हर पल के साथ उसका डर और बढ़ने लगा। वो हांफते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन घर पहुंचते ही जो नजारा उसके सामने था, उसे देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसकी नजरें पूरे घर में घूम गई। हर तरफ खून से लथपथ लाशें बिखरी पड़ी हैं। उसकी माँ और पिता खून से सने हुए थे। माँ,
पिताजी। उसे हल्की आवाज आई। पलटकर देखने पर उसे उसका भाई अंगद दिखा, जो जख्मी हालत में पड़ा है। उसकी सांसें बहुत धीमी थी। भाई अंगद, तुम जिंदा हो? ये सब कैसे हुआ? किसने किया है? भाई के पास जाकर उसके सिर को सहलाने लगा, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। मैं तुम्हें बचाऊंगा, कुछ तो करना होगा, मुझे मदद लानी होगी। हिम्मत रखा देते, पहले अंगद को बचा, फिर जानना कि ये सब किसने किया। वो जल्दी से उठा। उसने अपने भाई को कंधे पर रखा और बाहर मदद के लिए दौड़ा। आदित्य के कानों में नदी की ओर से आ रहा लोगों का शोर चुभने लगा। वो दौड़कर पहुंचा। नदी के पास पहुंचकर उसने देखा कि कोई लड़की एक मछुआरे पर हमला कर रही है। आदित्य ने अपने भाई को नीचे रखा और उस तरफ दौड़ा। बचाओ, बचाओ, ये डायन है, ये राक्षसी है। बचाओ, दूर हो जा मुझसे, हे भगवान, बचा ले। उस राक्षसी की तरफ देख आदित्य डर गया। खून से सने उस राक्षसी के हाथ, उसके लंबे काले नाखून मछुआरे की चमड़ी चीरते हुए, उसकी भारी आवाज। आदित्य ने डरते हुए एक लोहे का रॉड उठाया और उस राक्षसी पर वार किया। तेज बारिश की वजह से आदित्य को साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो राक्षसी पलटी और आदित्य पर कूद गई। राक्षसी के नाखून से आदित्य के शरीर पर कई घाव हुए। उस राक्षसी का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसने अपने नुकीले दांतों से आदित्य की गर्दन को काटने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने पूरा जोर लगाकर उसे पीछे धकेल दिया। समंदर की तरफ से आती तेज हवा से उस राक्षसी के बाल उड़ने लगे। जब आदित्य ने उसके चेहरे को देखा तो वो चौंक पड़ा। राक्षसी के चेहरे में आखिर आदित्य को ऐसा क्या नजर आया कि उसके जिस्म में बहता हुआ खून जैसे सूख सा गया। क्या ये सब आदित्य का एक बुरा सपना है या यही है उसकी हकीकत? जानेंगे अगले एपिसोड में। मुझे माफ करना नीरजा, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। नहीं, किसने तीर चलाया? नीरजा? जिस बहन को कल उसने सुबह ही मुस्कुराते हुए देखा था, वो ऐसी हालत में मिलेगी उसने सोचा नहीं था। नीरजा, नीरजा, क्या ये तुम हो नीरजा? ये तुम्हें क्या हुआ? राक्षसी ने आदित्य को पीछे हटता देख उस पर जोरदार हमला किया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। रुक जाओ नीरजा, रुक जाओ। मैं आदित्य, तुम्हारा बड़ा भाई। ये तुम्हें क्या हुआ? भगवान के लिए मेरी बात सुनो। आदित्य होशियारी के साथ उसे बिना चोट पहुंचाए काबू में करने की कोशिश करने लगा। उसने उसे हाथों से जकड़ लिया। नीरजा, मेरी बात सुनो। मुझे मालूम है तुम अभी इस शरीर में मौजूद हो। इस शैतानी ताकत को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम इसे हरा सकती हो। तभी आदित्य ने नीरजा की राक्षसी आंखों में एक आंसू देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी बहन बेबस हो चुकी थी और उसकी ताकत अब आदित्य के काबू से बाहर थी। नीरजा, समझने की कोशिश करो, हमें साथ रहना है। ये गुस्सा तुम्हें खा जाएगा। आदित्य ने अचानक अपने हाथ से नीरजा की गर्दन पर हल्का वार किया और नीरजा बेहोश हो गई। मुझे माफ करना नीरजा, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। वो अपनी बहन को पीठ पर लादकर एक बड़े पेड़ के नीचे ले गया। नीरजा के मासूम चेहरे को देखकर उसका दिल भर आया। वो वही नीरजा थी जिसकी हंसी से पूरा गांव खिलखिला उठता था। आज उसे देखकर आदित्य का दिल टूट गया। नीरजा, मैं वादा करता हूं, मैं तुझे फिर से अपने जैसा बना दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं अंगद को भी ले आता हूं। वो अंगद को लेने के लिए भागा, लेकिन उसे अंगद कहीं नहीं मिला। अंगद, अंगद, हे भगवान, अंगद यहीं था, कहां चला गया? कहीं तेज लहरों में वो नहीं। अंगद! आदित्य ने अंगद को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से पता नहीं लगा।
वो थका हारा नीरजा की तरफ वापस आ गया। आदित्य अपनी बेहोश बहन नीरजा का हाथ थामे बैठा था। उसकी आंखों में परिवार की पुरानी खुशहाल यादें बार बार घूम रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और उदासी की छाया थी। कुछ समय बाद नीरजा को धीरे धीरे होश आया। नीरजा, तो ठीक है? नीरजा की आंखें खुली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। उसके माथे की नसें उभरने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और ना ही आदित्य पर हमला किया। यह देख आदित्य ने राहत की सांस ली। शुक्र है इस बार कुछ नहीं किया, शायद वो समझ रही है। लेकिन आदित्य की खुशी कुछ पलों की ही थी। अचानक से एक तीर हवा को चीरता हुआ तेजी से आया और सीधा नीरजा के कंधे में लग गया। नीरजा! नीरजा दर्द से कराह उठी। उसकी आंखें अचानक लाल होने लगी। नहीं, किसने तीर चलाया? आदित्य घबराहट में नीरजा के बहते खून को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां वो हमलावर आया। ये आदमी कौन है? इतना बड़ा, और ये तीर कमान लेकर क्यों आया है? आदित्य की नजर उस आदमी पर पूरी तरह से टिक गई। 6 फुट लंबा, हाथों में तीर कमान लिए और कमर पर तलवार लटकाए। उसकी पोशाक पर अजीब तरह के चिन्ह बने थे और उसकी तलवार भी अजीब सी चमक लिए थी, मानो किसी राक्षस को देखकर जाग उठी हो। तलवार की ये चमक, क्या ये कोई राक्षस है? उस आदमी का चेहरा सख्त और निर्दयी था। जैसे जैसे वो आदित्य की ओर बढ़ा, आदित्य का डर और बढ़ता गया। उसने अपनी बहन को कसकर पकड़ लिया। नीरजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। उस आदमी ने अपना तीर कमान उठाया। आदित्य उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। नहीं, दूर रहो, ये मेरी बहन है। मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। एक राक्षसी को बचाने के लिए तड़प रहे हो। ये तुम्हारी बहन पहले थी, अब जरा देखो तो उसे। यह सुनते ही आदित्य ने एक बार नीरजा की तरफ देखा। नीरजा गुस्से में तिलमिला रही थी, लेकिन आदित्य उसमें एक राक्षस देख ही नहीं पाया। उसके लिए वो उसकी बहन थी, उसका इकलौता परिवार। आदित्य ने कहा, ये मेरी बहन है, आज मेरी मौत भी हो जाए तो भी मैं इस तक पहुंचने नहीं दूंगा। ठीक है, आओ मैदान में। नीरजा, यहीं रुको, अपने भाई पर भरोसा रखो, किसी पर हमला मत करना। आदित्य गिरी की ओर बढ़ा। उसके कदम भले ही छोटे थे, लेकिन उनमें साहस था। उसकी मुट्ठी में बहन को बचाने का जज्बा कसा हुआ था। मुझे नीरजा को बचाना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। आदित्य ने जल्दी से पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली और उसे अपना हथियार बना लिया। ये बच्चा है, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। गिरी ने उसे बच्चा समझकर ज्यादा जोर नहीं लगाया। उसने सोचा कि आदित्य डर जाएगा, लेकिन आदित्य अपनी पूरी ताकत लगाकर गिरी के वारों को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी फुर्ती और साहस ने गिरी को चौंका दिया। ये तो काफी फुर्तीला है, देखता हूँ कब तक टिकता है। गिरी की चालें और तेज और सटीक होने लगी, जबकि आदित्य धीरे धीरे थकने लगा था। उसकी सांसें भारी हो गई थी। एक 14 साल का लड़का कितनी ही देर तक एक योद्धा के सामने टिक सकता था। मैं हार नहीं मान सकता, नीरजा को बचाना है। आखिरकार आदित्य के हाथ पैर जवाब देने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरी जब आदित्य के करीब पहुंचा तो आदित्य ने अचानक अपने पैर से गिरी के पैर पर जोरदार वार किया। गिरी के कदम लड़खड़ा गए और आदित्य को लगा कि अब गिरी गुस्से में हमला करेगा। अब ये मुझ पर हमला करेगा और मैं तभी जो चाकू मछलियों को काटने के लिए रखता हूँ उससे इसे घायल कर दूंगा। लेकिन गिरी ने हमला करने के बजाय जोर से हंसना शुरू कर दिया। वाह बच्चे, तुम में दम है, लेकिन ये लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। आदित्य को गिरी की हंसी से और भी चिंता हो रही थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन मैं अब भी हार नहीं मानूंगा। वाह, इतनी कम उम्र में ये कौशल, ये हिम्मत, मुझे अपने बचपन की याद आ गई। चलो, अब जो चाकू तुमने छुपाया है वो फेंक दो, वरना उसी से पहले तुम्हें काटूंगा और फिर तेरी बहन को। आदित्य की आंखों में अब आंसू आ गए।
उसने गिरी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, मैं अपनी बहन को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, बस हमें छोड़ दो। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मेरा वादा है। मैं इसका इलाज करवाऊंगा। बच्चे, जो तुझे मैंने छोड़ दिया तो कोई और जरूर पकड़ लेगा, तब गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं मिलेगा। काबिलियत तो है तुझमें, और तेरी ये बहन, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। अपनी बहन को बचाना है तो भाई को तगड़ा बनना पड़ेगा, समझा? तगड़ा? तो फिर आज से आप ही मेरे गुरु हैं। मुझे अपनी तरह ताकतवर बना दीजिए। मेरा नीरजा के सिवा अब कोई नहीं। अंगद पता नहीं कहाँ होगा। मेरा नाम गिरी है, मैं एक महारथी हूँ। महारथी बनना आसान नहीं है बच्चे। तुझसे हो पाएगा, तू तो बहुत दुबला पतला है। ये सुनते ही नीरजा को गुस्सा आ गया। उसने गिरी के हाथ को कसकर पकड़ा और नाखून से वार करने लगी। रुको, अभी तो बात संभाली है नीरजा, कुछ मत करो। गिरी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आदित्य और नीरजा को घूरा। अभी अभी उसने कहा कि बहन कुछ नहीं करेगी और अगले ही पल नीरजा ने हमला कर दिया। वो क्या है कि मेरे खिलाफ नीरजा सुन नहीं सकती, इसलिए ऐसा कर बैठी। माफ कर दो गुरुजी। बात संभालते हुए आदित्य बोल पड़ा। गिरी ने अपने कपड़ों से अपने हाथ का खून साफ किया। अच्छी बात है। खून देखकर भी अगर ये इतनी शांत है, मतलब अब भी इसमें तुम्हारी बहन जिंदा है। मैं तुम दोनों को सिखाने के लिए तैयार हूँ। आज से तुम दोनों मेरे साथी हो। ये सुन आदित्य खुशी से झूम उठा। उसने नीरजा को कसकर गले लगा लिया, पर तभी गांव के बचे हुए लोगों ने अपने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए और उन्होंने नीरजा पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में आदित्य अपनी बहन को कैसे बचाएगा? क्या नीरजा अपना आपा खो बैठेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।